नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में यानी कि आर्ट एंड कल्चर के सेशन में लेक्चर 10 को हम देखने वाले हैं। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर कल के लेक्चर से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तभी आप दोनों लेक्चर को समराइज करके समझेंगे, लिखेंगे तो बेहतर एक समझ डेवलप कर सकेंगे। तो चलिए क्या शुरू कर दें आज का लेक्चर। आइए चलिए देखते हैं आज अपने लेक्चर में क्या टॉपिक होने वाला है। जैसे देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, विजयनगर उपशैली। देखिए कल का लेक्चर मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट था, आज से जो लेक्चर है आज का उससे कनेक्टेड है। कल हमने द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ा था, अभी हम मंदिर पढ़ रहे हैं, मंदिर की शैलियाँ पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो है वो मंदिर के स्थापत्य कला में जो द्रविड़ शैली है उसके बारे में पढ़ा था। उसी में हमने उसका आधारभूत संरचना देखी, उसके कौन कौन से जो और शैलियाँ हैं, कौन कौन से मंदिर हैं जो उनके उदाहरण हैं, वो सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, विजयनगर उपशैली यानी कि हम द्रविड़ की जो और मंदिर हैं जो उनकी उपशैलियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने नागर शैली जब देखा था उसमें उन मंदिरों की उपशैलियों को पढ़ा था, सेम यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, विजयनगर उपशैली को यदि हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य 1335 से 1665 ईस्वी के जो शासकों द्वारा इन्होंने कला और स्थापत्य को यहाँ पर प्रश्रय दिया। कब? 1335 से 1665 ईस्वी के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर चोल, चालुक्य, होयसल और पांड्य स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यह बीजापुर की इंडो और इस्लामिक शैली से भी प्रभावित है। जो ये विजयनगर उपशैली है उसमें देखिए क्या बताया गया है, जैसे चोल हो गए, चालुक्य, होयसल हो गए, पांडे हो गए, उनकी स्थापत्य कला के भी यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को अच्छा खासा मिल जाता है। उसी के साथ साथ बीजापुर की इंडो और इस्लामिक शैली के भी जो है प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। भाई वहाँ पर व्यापार होता होगा, लोगों का आना जाना होता होगा। जब लोग आएंगे तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपनी कला को भी कहीं ना कहीं लेकर आएंगे। उनको यहाँ पर फिर उनकी जो सारी चीज़ें थी यहाँ पर उनकी आकृतियों में, यहाँ पर उनकी कला में देखने को मिल जाता है। देखिए प्रत्येक मंदिर में आप देखेंगे एक से अधिक मंडप यहाँ पर बनवाए गए थे। पहले आप देखेंगे गर्भगृह के सामने सिर्फ एक मंडप देखने को मिलता था। यहाँ पर भिन्न विशेषता क्या है, विजयनगर उपशैली में एक से अधिक मंडप बनवाए गए और केंद्रीय मंडप जो यहाँ होता था उसको कल्याण मंडप कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसा आया है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तब उसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी वहाँ पर, ठीक है। आइए देखिए, मुख्य मंदिर के साथ साथ अम्मन मंदिर का भी प्रचलन यहाँ शुरू हुआ और अम्मन मंदिर को जो है वो देवी को समर्पित है। समझिए इसको, मुख्य मंदिर कहने का इनका तात्पर्य है कि जो मुख्य देवता होते थे, जो पुरुष, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे शिव हो गए, भगवान शिव का जो है वो यहाँ पर जो मेन मंदिर हुआ करता था, उसके साथ साथ एक अम्मन मंदिर हुआ करता था। अम्मन मंदिर में देखेंगे पार्वती देवी को ये समर्पित हुआ करते थे। सिर्फ पार्वती की ही बात नहीं कर रही हूँ, देवी की, इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर कि मुख्य देवता शिव के तरह, और वैसे ही वहाँ पर अम्मन जो मंदिर होता था, जो देवी होती थी, उनको ये समर्पित हुआ करता था। आगे देखते हैं अब हम, गोपुरम जो पहले केवल अग्रभाग में होते थे, अब सभी यानी कि चारों दिशाओं में गोपुरम देखने को मिलते हैं। देखिए पहले क्या होता था, जितनी भी शैलियां हमने पढ़ी हैं वहां पर सिर्फ मेन गेट एक सामने हुआ करता था, ठीक है। अब क्या होने लगा कि चारों दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप चारों दिशाओं में देखते हैं यहाँ पर गोपुरम मिलने लगते। गोपुरम मतलब समझ रहे ना, द्वार जो उनका मेन गेट होता था, अब चारों तरफ मिलने लगे। कब से? विजयनगर उपशैली में, ध्यान रखिएगा। और इस गोपुरम को क्या कहा जाने लगा? राय गोपुरम। अभी तक गोपुरम ही चल रहा था, ये जो द्वार होता था उसको गोपुरम ही कहा जाता था। जब आप विजयनगर उपशैली में अंदर प्रवेश करते हैं तो इस द्वार के जो प्रवेश है उसमें आप देखेंगे इसको राय गोपुरम कहा जाने लगा। देखिए इस शैली में बने मंदिरों की दीवारें नक्काशियों और ज्यामितीय पद्धतियों से सुशोभित हैं। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ज्यामितीय पद्धति का उपयोग किया, नक्काशियाँ यहाँ पर तराशी गई, बनाई गई हैं। मंदिरों के स्तंभों पर पौराणिक जीव यली यानी कि घोड़ा को उकेरा गया है, कई जगह आप ऐसे देखते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं के साथ साथ वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, रानियाँ हुआ करती थी, उनकी प्रतिमाएं, उनकी भी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया जाता था। द्रविड़ शैली में जब आप धीरे धीरे ऐसे देखते हैं ना, विजयनगर उपशैली, यहाँ पर ऐसे जो है साक्ष्य ऐसे तत्व आपको देखने को मंदिर में मिलते रहेंगे। इस शैली में मंदिर परिसर के भीतर धर्मनिरपेक्ष भवनों की अवधारणा भी प्रचलित हुई। ऐसा क्यों कह रहे धर्मनिरपेक्ष भवनों की? यहाँ देखेंगे ना मात्र किसी एक धर्म से बल्कि हर धर्म के यहाँ पर संभाव, जो कहते हैं ना सर्वधर्म संभाव की भावना, यहाँ पर आपको उनके भवनों की अवधारणाओं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस शैली के प्रमुख मंदिरों की यदि हम बात करें, जैसे हमने और शैलियों में उनके उदाहरण पढ़े, उसी तरह विजयनगर उपशैली के उदाहरण पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है यहाँ पर? हजाराराम, विरूपाक्ष, रघुनाथ, नरसिम्हा, सुग्रीव गुफा तथा विठल स्वामी मंदिर इसके प्रमुख उदाहरणों में से कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम
आइए, अभी तक हमने विजयनगर उपशैली के बारे में पढ़ लिया भाई, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा, नायक उपशैली का जो विकास है वो धीरे धीरे उत्कृष्ट होने लगा, वो चरम उत्कर्ष पर पहुँचने लगा। देखिए कैसे कि देखेंगे 16वीं और 18वीं सदी के दौरान नायकों के शासन के अंतर्गत इस शैली का विकास हुआ। किसका? नायक उपशैली का। किसके शासनकाल में? नायकों के। क्या बोल रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद आपको ये शैली देखने को मिलती रहती है, विकास धीरे धीरे इसका शुरू हो जाता है। इसे मदुरै शैली के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी के नाम पर देखेंगे मीनाक्षी मंदिर, मदुरै के जो मीनाक्षी मंदिर इत्यादि हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए, ये तो यह मदुरै शैली के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसको? नायक उपशैली को। इस शैली के अंतर्गत बरामदे के साथ साथ जो आंगन होता था उसके साथ साथ गर्भगृह के चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, गर्भगृह के चारों तरफ गलियारे का निर्माण किया गया जिससे प्राक्रम कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि प्राक्रम के जो ऐसे साक्ष्य हैं या ऐसी चीज़ें हैं किस मंदिर में देखने को मिलती हैं, तो किस मंदिर में आपको देखने को मिलती है? ये नायक उपशैली के अंतर्गत, जिसमें देखेंगे वरामदे के साथ साथ अभी तक ऐसे साक्ष्य नहीं थे मंदिरों में, शैलियों में, कि गर्भगृह के चारों तरफ बड़े बड़े आपको वहाँ पर प्राक्रम देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ को छतदार बनाया गया। बाकी की जितने भी शैलियाँ हमने पढ़ी हैं, चाहे हमने स्तूप पढ़ा हो, चाहे हमने चैत्य पढ़ा हो, या मंदिरों की यदि हम बात करें तो उसमें भी जो प्रदक्षिणा पथ यानी कि चक्कर लगाने वाले जो प्रदक्षिणा पथ होते थे वहाँ छतदार नहीं बल्कि सामान्यतः खुले भी हुआ करते थे, तो यहाँ पर छतदार बनाए गए। नायक शासकों द्वारा बनाए गए गोपुरम आकार में काफ़ी बृहद होते थे और इनके गोपुरम की जो बृहदता है ना, जो उसकी विशालता है, जो उसकी समृद्धि जो दिखाता है, वो वहाँ के नायकों की समृद्धि का जो है द्योतक होता है। देखेंगे जैसे मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर, कहाँ का? मदुरै के, ठीक है। इसका गोपुरम विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम है। गोपुरम मतलब समझ रहे होंगे जो द्वार है, या बेसिकली हम इसको गेट कह सकते हैं, है ना, तो वो सबसे भव्य होते हैं। अभी मैंने पीछे दिखाया, तभी मैंने कहा था पिक्चर आप देख लीजिए, ये दिखने में यहाँ से लग रहा है, सोचिए कितने ऊंचे होते हैं। आप इनकी चित्रकारी देखेंगे, इनकी भव्यता देखेंगे, इनकी जो कलाएं वहाँ पर दर्शाई गई हैं, उकीरा गया है, मूर्तियों को, जो चित्रों को बनाया गया है, वहाँ की समृद्धि, वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और यहाँ के शासकों की अपनी समृद्धि और समृद्धता का एक द्योतक होता है, एक सूचक होता है, ठीक है। कल भी मैंने कुछ ऐसे ही समझाया था आपको। आगे देखते हैं बेसर मंदिर स्थापत्य कला। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने मंदिर के नागर शैली पढ़ लिया, हमने मंदिर की द्रविड़ जो मंदिर की शैली है वो पढ़ लिया। आप देखेंगे जो नागर शैली है मंदिर की, वो देखेंगे उत्तर के हिमालय से लेकर कहाँ तक है? आपके विंध्य पर्वत तक। वहीं विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक के बीच में आप देखेंगे तो क्या मिलता है आपको? विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली मिलती है, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। वहीं देखते हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक आप द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ा है हमने। तो आज हम तीनों शैलियों को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आज हमारे मंदिरों का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो हम देखते हैं बेसर मंदिर स्थापत्य कला कैसे अन्य स्थापत्य कला, अन्य मंदिर की जो शैलियाँ उससे भिन्न है, इसकी कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके साथ अपने आज लेक्चर को हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे और प्रश्नों के साथ इसको समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं बेसर मंदिर स्थापत्य कला। इस शैली के उद्भव की यदि बात की जाए तो 7वीं सदी में चालुक्य वंश के शासकों के शासनकाल में इसका विकास हुआ, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ा? चालुक्य शैली भी इसको कहा जाता है। इस शैली के मंदिर जैसा कि मैंने बताया विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के तट तक हैं, जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जब आप ये मंदिर देखेंगे, नागर शैली के कुछ जो विशेषताएं हैं वो बेसर शैली में, कुछ द्रविड़ शैली की विशेषताएं आपको बेसर शैली के मंदिरों में, वहाँ की मूर्तियों में, वहाँ के गोपुरम में इत्यादि चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉट इवन किसी शिखर में या मंडप में, सभी चीज़ों में आपको उनके साक्ष्य देखने को, उनके जो प्रभाव है, उनका इफेक्ट है, वो सारे तत्व जो एलिमेंट्स है वो उसमें देखने को मिल जाएंगे बेसर शैली में। आइए देखते हैं इस शैली के अंतर्गत मंदिर के दो मुख्य भाग, विमान यानी कि शिखर, समझ रहे हैं ना, शिखर की बात करें, विमान मतलब शिखर हो जाता है ना, विमान और मंडप अंतराल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ छत से ढके हुए नहीं होते हैं, जबकि अभी पूरे जो अभी पहले पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य या नायक उपशैली में, तो वहाँ पर प्रदक्षिणा पथ क्या था? छतों से वहाँ पर ढके हुए थे, जो छतें उनसे ढके हुए थे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसको देखिएगा पिक्चर को और आगे वाली स्लाइड को आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए वक्र रेखीय जो शिखर और वर्गाकार आधार की विशेषताएं इस मंदिर में, इस शैली में नागर शैली से ली गई हैं। यदि मैं इस पिक्चर को भी इंडिकेट करूँ और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, जैसे नागर शैली में आपने उड़ीसा जो शैली थी, उपशैली थी, उसमें देखा था कि
कि जो उसका शिखर होता था मंदिर का वो वर्गाकार हुआ था, वो क्या वक्राकार हुआ करता था, और मंदिरों की जो नीचे का स्ट्रक्चर कैसा होता था, वर्गाकार हुआ करता था। वही चीज़ यहाँ पर भी है, देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि जटिल नक्काशियों की यदि बात की जाए, मूर्तियाँ विमान के यानी कि शिखर के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शिखर की बात कर रहा है, शिखर डिजाइन पर द्रविड़ शैली के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे इसका शिखर हो गया, ठीक है, विमान कह रहा है ना, उस पर देखिए कैसे इन्होंने नक्काशी यहाँ पर मूर्तियों को उकेरा है, तो किस शैली से लिया गया, दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। इनका जो स्ट्रक्चर है उस पर अगर चित्रकारी देखी जाए, नक्काशी देखी जाए, वो द्रविड़ शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यदि इसके जैसे शिखर की बात की जाए तो वो वक्राकार है, और इसका जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो वर्गाकार आकृति का, वो नागर शैली के जो है साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। मतलब नागर शैली का जो प्रभाव है बेसिकली वो देखने को मिलता है। मंदिरों की दीवारों के साथ साथ स्तंभ और छतों पर भी यहाँ पर कलाकृतियों को उकारा गया है। इस शैली के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, बादामी और कल्याणी के जो है वो चालुक्यों द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पीटी में पूछे गए हैं। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर और लात खान मंदिर, तथा ध्यान दीजिए होयसल शासकों के द्वारा मैसूर के हेलीविड में होयसलेश्वर मंदिर इस शैली में बने कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक है। ठीक है, समझ आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। होयसल उपशैली, अभी पीछे नाम पड़ा, इसमें होयसल की बात की जा रही थी, होयसल शासकों के द्वारा, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, होयसल उपशैली की बात कर रहे हैं, जो कि आपके बेसर मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। कर्नाटक में होयसल शासकों द्वारा मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली के अंतर्गत इस उपशैली को विकसित किया गया, डेवलप किया गया। इस शैली के प्रमुख मंदिरों की यदि मैं बात करूं तो बेलूर, हेलीविड तथा श्रृंगेरी में निर्मित किए गए हैं। ये इसके प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर मंदिर को देखिए, इसके बारे में भी हम और पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस शैली में बने मंदिरों में स्तंभों वाले केंद्रीय जो हॉल होते थे ना, उसके चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ करता था, जिसे तारामय योजना यानी कि सैटेलाइट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर इस तरह के आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए 4 मंदिर मुख्य हॉल के बाहर इस तरह से बने होते थे, जिसे इसमें क्या क्या तारा जो योजना है, किसकी बात करें, तारामय योजना का नाम के रूप में भी इसको जाना जाता था। मुख्य निर्माण में सामग्री यदि इस्तेमाल की बात की जाए, जैसे कुछ शैलकृत बने मंदिर, कुछ संरचनात्मक मंदिर बने, कोई बलुआ पत्थर बने, तो यहाँ किससे दिखाया गया है, मुलायम बलुआ पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया और उन पर नक्काशी करना कंपैरेटिवली अदर पत्थरों के आसान होता था, थोड़े वो मुलायम होते थे। मंदिर के दोनों ओर दीवारों में उत्कीर्ण मूर्तियों को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर कई मूर्तियों को जो है वो ऐसे से सुसज्जित किया गया है, उनको बनाया गया है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पर आपको आगे बताया था एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनके बारे में मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर विश्व का प्रस्तर कला की एक अद्वितीय कृति है जो तक्षण कला से अलंकृत है। यहाँ पर तक्षण कला की यदि मैं बात करूँ तो देखेंगे आपको कुछ जैसे लकड़ी हो गए, ठीक है, ईंट पत्थर हो गए, उनको क्या होता था, जैसे उनको कुरेद कर या उनको तोड़ कर उनको नक्काशी देना, उन पर कलाकृति करना, तो क्या है, तक्षण कला कहलाता है वो एक तरह से। ठीक है, अगर हम निर्माण की बात करें, बाकियों की तरह इसका भी निर्माण किसने करवाया, किसी शासक के द्वारा। जैसे राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम थे, उनके द्वारा पर्वत शिलाओं को खोद कर, ध्यान दीजिए, बाकियों को काट कर तराश कर करा जाता था, इन पर्वत जो शिखर थे, जो शिलाएं थी बेसिकली, उनको खोद कर इसका निर्माण किया गया। इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में यदि बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या दिया गया है कि इसे बनाने हेतु पर्वत को नीचे से भीतर की ओर खोदा जाता था और साथ ही साथ शिल्पकारों ने चट्टान को शीर्ष से, जो शीर्ष भाग होता था उससे भी तराशने का यहाँ पर कार्य किया था, उसको भी वहाँ से कटनी और छटनी उसकी की और इस तरह से उसको जो है शेप देना स्टार्ट किया था। इस मंदिर का विमान यानी कि शिखर जो है वो समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और आकार में चतुर्भुज आकार में यहाँ पर बनाया गया। जो इसका शिखर होता है वो चतुर्भुज आकार का कुछ होता है और इस तरह से उसको बनाया गया है। ये इसकी विशेषता है एलोरा के
कैलाश मंदिर की। आइए आप देखिए, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, पिक्चर को आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। यहाँ तक आपने अपनी जो मंदिर स्थापत्य की जितनी शैलियाँ थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया है, यानी कि अभी तक जितना भी हमने मंदिर के बारे में पढ़ा है वो सफिशेंट है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चों की ऐसी मांग होती है कि मैम कौन सी बुक पढ़े, तो एक बात बताइए, जब आपको बिना किसी जो है मेहनत के उस तरह से अगर आपको सारा मटेरियल मिल रहा है तो जल्दी से इसका नोट्स बनाते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। बुकों को बढ़ाते रहने से या चार ज़्यादा किताबें मेज पे रखे होने से ज्ञान ज़्यादा नहीं होता, बस मैटर करता है आपने कितना पढ़ा है और उसको कितना रिवाइज कर रहे हैं आप। तो रिवीजन बहुत मैटर करता है आपका इस एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, घबराइए मत, बस उसको फॉलो करते रहिए। डे बाई डे जो लेक्चर्स मिलते जा रहे हैं ऑनेस्टली उनके नोट्स बनाते रहिए। हैंड राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी, आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो चलिए इंप्रूवमेंट की एक और कड़ी को हम जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के यूपीएससी का क्वेश्चन दिया गया है प्री का, इसमें क्या पूछ रहे हैं अभी ध्यान दीजिएगा। अगर तीनों लेक्चर देखे होंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तीनों लेक्चर बोले तो मंदिर से संबंधित जो लेक्चर्स देखे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। नागर, द्राविड़ और बेसर, ये क्या है ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह है। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत बोलिएगा ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको, ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया है। दूसरा देखिएगा 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। कैसे भाषा वर्ग और भारत की भाषाओं के बारे में मैंने बताया है? बिल्कुल भी नहीं बताया है। भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। क्या हमने अभी तक संगीत की बात की? हाँ भाई, संगीत की बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे जब वो लेक्चर आएगा। अभी तो हमने किसके बारे में, मंदिर स्थापत्य की बात की थी। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर नागर, वेसर और द्रविड़ क्या है? मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए चीज़ें बहुत साधारण होती हैं, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको ना समझने के कारण। ठीक है, तो समझेंगे कब? जब हमने पढ़ा होगा। उत्तर सही कब आएगा? जब हमने अच्छे से उसका अध्ययन किया होगा, उसको कंठस्थ किया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किसके काल में, ध्यान दीजिए, किसके काल में कल्याण मंडप की, हाईलाइट कर रही हूँ, अभी मैंने कहा था ध्यान दीजिए पीछे, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। यूपीएससी प्री 2019 में ही आपसे प्रश्न पूछा गया है। कल्याण मंडप की जो रचना है वो किस, आप देखेंगे किस काल में इसको कहा गया था, क्या था, किसके काल में ऐसा बोला गया था। तो देखेंगे यहाँ पर चालुक्य दिए गए। क्या कल्याण मंडप के बारे में आपने चालुक्य में भी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो आपने चंदेल में पढ़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। अभी राष्ट्रकूट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जबकि आप देखेंगे विजयनगर में आपने कल्याण मंडप की रचना के बारे में पढ़ा था। नहीं यकीन है तो चलिए वापस देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्यों मैंने से बोला नहीं यकीन है, क्योंकि इसी देखिए बाहर से नहीं आ रहा है कहीं प्रश्न, ऐसी चीज़ों से आ रहा है, बस हमने सही से पढ़ा नहीं है इसलिए हम स्किप कर देते। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि विजयनगर जो उपशैली थी उसमें प्रत्येक मंदिर में 1 से अधिक मंडप बनवाए गए। जो केंद्रीय मंडप होता था उसको कल्याण मंडप कहा जाता था। अब स्पष्ट हो रहा है, चीज़ें इसी से आ रही हैं। तो किताब ज़्यादा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जो है सफिशिएंट है उसको बस ऑनेस्टली लिखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाता है। दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आ गए हैं। ऐसे ही देखिए प्रश्न बन रहा है, प्रश्न कोई अलग से किताब से पर्टिकुलर नहीं आता, बस जो मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते रहिए। रेनी सीजन चल रहा है तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, अपने तबीयत का ध्यान रखिए और निरंतर आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे इस तरह से स्किप ना हो जाए, है ना। स्किप हो जाएगा तो मटेरियल छूट जाएगा और आप थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। चलिए इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल फिर से मिलती हूँ अगले लेक्चर में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।